हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी मेन्स एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर के चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन का। तो आज ये उसी का नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसमें हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और इंटरनेट से संबंधित पूछे गए क्वेश्चन, जो कि दो भी लेटेस्ट से लेकर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, साथ में इसी में चैप्टर नंबर 16 भी देखेंगे जो कि विविध होगा, जो कि और अन्य तरीके से जो पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन को इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिला के आज ये जो है जो वीडियो जो है कंप्यूटर का जो है एंड हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में। और आगे से हम जो देखेंगे वो उत्तर प्रदेश से चैप्टर वाइज लेकर चलने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ये लेखपाल लोअर यूपी ट्रिपल एस सी लोअर मेंस एएसओ का पेपर है, फार्मेसी का एग्जाम, जेई हो गया, आबकारी सिपाही है, एजीटीए है, इन सभी के लिए जूनियर असिस्टेंट है, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 15 क्वेश्चन सभी एग्जाम में यूपी ट्रिपल एस सी के पूछा जाना है कंप्यूटर का। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जहाँ मॉडल लेबल किए गए डेटा से सीखता है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर द मॉडल्स लर्न्स फ्रॉम लेबल्ड डाटा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक मशीन लर्निंग का जो प्रकार है जो कि इससे लेबल डाटा जो होता है उससे जो है सीखता है, वो मॉडल वो कौन सा प्रकार हो जाएगा ये बताना। तो वो होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 2025 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जहाँ एक मॉडल में लेबल किए गए डेटा सेट को ट्रेन किया जाता है, यानी इनपुट के साथ साथ उसका सही आउटपुट भी दिया जाता है ताकि मॉडल सीख सके। तो वो होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछा गया है कि प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग एनएलपी, मतलब कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी का फुल फॉर्म क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। इसमें टोकनाइजेशन से क्या तात्पर्य है ये बताना है, मतलब टोकनाइजेशन का क्या अर्थ है, इस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि आपका जूनियर स्टूडेंट के पेपर में 2025 में पूछा गया था। एनएलपी जो होता है यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, इसमें टोकनाइजेशन से क्या अर्थ है, क्या मतलब है। तो टोकनाइजेशन मतलब टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यांशों में विभाजित करना ही क्या कहते हैं, टोकनाइजेशन कहते हैं। यानी कि स्प्लिटिंग टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स आर फ्रेजेस, तो उसको क्या कहेंगे, टोकनाइजेशन। ये पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट था। टोकनाइजेशन का अर्थ है टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यांशों या अन्य सार्थक तत्वों जिन्हें टोकन कहा जाता है इसमें विभाजित करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो एनएलपी जो दिया गया है, एनएलपी क्या है, एनएलपी में एक मूलभूत कदम है जो टेक्स्ट को मशीन पठनीय यानी कि मशीन रीडेबल प्रारूप में बदलने में मदद करता है ताकि आगे की प्रोसेसिंग जैसे विश्लेषण या मॉडलिंग की जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की शुरुआत जो है कौन सी पीढ़ी में किया गया। ये फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में 2025 के 11वें महीने में पूछा गया क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में जो पेपर हुआ था। तो एआई की शुरुआत जो है ये किया गया था, इनमें से अगर देखा पहली, तीसरी, दूसरी, चौथी, तो चारों में नहीं होगा, यहाँ पे आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बना था। एआई की बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आदि, इन सभी की शुरुआत जो हुआ है वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। ठीक है, 5th जनरेशन कंप्यूटर, जो कि ऑप्शन में नहीं था। तो 5th जनरेशन के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आदि की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि स्मार्ट शहरों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने में एआई किस प्रकार योगदान दे सकता है। यहाँ पे आपको बताना था ऑप्शन के अनुसार, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इस तरीके देख सकते हैं, ये भी 2025 के ही पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ कैन एआई कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन स्मार्ट सिटीज। इसका राइट आंसर सही था डी ऑप्शन, बेहतर भीड़ प्रबंधन के माध्यम से यातायात को नियंत्रित करके सुरक्षा को बढ़ाकर जो है एआई जीवन गुणवत्ता सुधारने में मदद कर सकता है, योगदान दे सकता है। तो डी पार्ट करेक्ट था। ठीक है, डी पार्ट क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे लिखा पहला अगर देखें तो आवश्यक अस्पतालों की संख्या को कम करके कैसे जीवन गुणवत्ता सुधारेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए चेहरे की पहचान करने वाली प्रणाली लागू करके, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये भी जो है ये जीवन की गुणवत्ता में इससे कोई सुधार नहीं होगा। सभी मैनुअल ट्रैफिक नियंत्रण नौकरियों को समाप्त करके, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ही था जो डी ऑप्शन करेक्ट था।
अब एआई की अगर बात करेंगे यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि स्मार्ट शहरों में विभिन्न तरीकों से जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है, जैसे भीड़ का प्रबंधन करना, मतलब एआई आधारित कैमरा और सेंसर डेटा के माध्यम से ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करना। सुरक्षा बढ़ाना यानी एआई का उपयोग संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करके त्वरित प्रक्रिया के लिए किया जा सकता है। और तीसरा, आपातकालीन सेवाओं की दक्षता बढ़ाना यानी कि रियल टाइम डेटा से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि को तेज और सटीक सेवाएं देने में मदद कर सकता है। तो ये सारे एआई के क्या है, काम है, जिससे जीवन में गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, आत्म प्रभावकारिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा ऑप्शन सत्य है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेल्फ इफिकेसी, यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसमें किसी की अपनी क्षमताओं पर विश्वास और निर्णय की जिम्मेदारी लेना सम्मिलित है, तो ये जो है इसके बारे में कथन ये सही है। दूसरा और बाकी तीनों ये गलत हैं। यह किसी व्यक्ति की दूसरों को सीखने की क्षमता पर केंद्रित तो नहीं, ये कि आत्म प्रभाव मतलब सेल्फ जहाँ पर काम होता है वहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति को सीखने से रिलेटेड नहीं होगा। यह भविष्य के करियर की सफलता का प्रासंगिक नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये समस्याओं को हल करने के लिए पूरी तरह से बाहरी मदद पर निर्भर रहने के बारे में है, तो ये भी गलत है। बाहरी निर्भरता नहीं, आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्म प्रभावकारिता तो इसका जो है स्वयं से जो काम हो, इसमें किसी की अपनी क्षमताओं पर विश्वास और निर्णय की जिम्मेदारी लेना सम्मिलित है, तो ए पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो कि अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा ये प्रस्तावित है। एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है आत्म प्रभावकारिता, जिसका अर्थ है व्यक्ति का अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना और विभिन्न परिस्थितियों में सफलतापूर्वक कार्य करने की अपनी योग्यता का आकलन करना। यह व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारित करने, चुनौतियों का सामना करने और निर्णय लेने की जिम्मेदारी में सक्षम बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कथन कारण से है। कथन कारक बढ़िए, इस तरीके से क्वेश्चन बना था। यहाँ पे कथन दिया गया है कि भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र एआई को अपना रहा है और डॉक्टरों की जगह एआई सक्षम मशीनें अपना रहा है। कारण इसका है कि एआई नैदानिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक्सरे, एमआरआई स्कैन और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कर सकता है। अब इसमें कथन और कारण में क्या सही है क्या गलत है, इस तरीके से क्वेश्चन बना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब कथन जो है पहला जो दिया गया है, अब कथन भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र एआई को अपना रहा है और डॉक्टरों की जगह एआई सक्षम मशीनें अपना रहा है, तो ये कथन गलत है। लेकिन इसका कारण जो दिया गया था ये सही है। ठीक है, विश्लेषण करता है एआई जो है, अभी क्या कर रहा है, एआई कैन एनालाइज लार्ज डाटा सेट। एआई जो है, जो बड़े डेटा सेट हैं उनका क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है। सच है, जैसे एक्सरेज हो गया, ठीक है, एमआरआई स्कैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड हो गया, इनको किसके लिए, इम्प्रूव क्लिनिकल आउटकम्स के लिए। तो अभिकथन गलत था, कारक यहाँ पे सही है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अभिकथन क्यों गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ये बीपीओ के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एआई को अपना रहा है, डॉक्टरों की जगह एआई सक्षम मशीन अपना रहा है, यह बयान जो है आंशिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि एआई स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टरों की जगह नहीं ले रहा है बल्कि उनकी सहायता कर रहा है। ठीक है, तो अगर सहायता करना इसमें पूछा जाता तो ये सही हो जाता, लेकिन डायरेक्ट अभिकथन ये कह रहा है कि एआई उनकी जगह ले रहा है, तो चूंकि ये गलत है इसलिए। बाकी कारण जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन भी कथन कारक से ही था। क्वेश्चन नंबर 7, सोशल नेटवर्किंग साइट उपयोगकर्ता फीड को क्यूरेट करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उपयोग कर सकती है, और कारण इसका है एआई रिलेवेंट कंटेंट को प्रेडिक्ट करने और प्रमोट करने के लिए उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण करता है। अब इसमें क्या सही था, ये भी बीपीओ के पेपर में आया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, कथन और कारण ये दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। कैसे, सोशल नेटवर्किंग जो साइट है ये यूजर्स की फीड को क्यूरेट करने के लिए एआई का उपयोग कर सकती है, क्योंकि एआई रिलेवेंट कंटेंट को प्रेडिक्ट करने और प्रमोट करने के लिए यूजर्स के व्यवहार का विश्लेषण करता है, इसीलिए उसका उपयोग करता है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट वास्तव में अगर देखा जाए तो यूजर्स यानी उपयोगकर्ता जो है यूजर है उसकी फीड को क्यूरेट करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उपयोग करती है। इसके लिए वह उपयोगकर्ता की गतिविधि हो गई, उनकी रुचियां किस में है, पसंद क्या क्या है, पिछले इंटरेक्शन क्या क्या हुए, अन्य डेटा बिंदुओं का जो है क्या करती हैं, विश्लेषण करती हैं, एनालाइज करती हैं, ताकि उनके लिए सबसे प्रासंगिक जो है कंटेंट दिखाया जा सके। ये सभी चीज़ों को विश्लेषण करते हैं एआई के माध्यम से, और फिर आगे आपको एल्गोरिदम के अनुसार उसी के अनुसार जो है आपको चीज़ें जो है दिखाई जाती हैं आपके न्यूज़ फीड में। ठीक है, जैसे फेसबुक ले लीजिए, फेसबुक सोशल मीडिया पे आप जो जो चीज़ें देखते हैं
क्लिक करते हैं और उसमें जो पसंद करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो उन्हीं के अनुसार विश्लेषण करके एआई आपको अगला न्यूज फीड प्रोवाइड कराता है। इसके लिए एल्गोरिदम मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं ताकि ये प्रेडिक्ट किया जा सके कि कौन सा कंटेंट उपयोगकर्ता के लिए ज़्यादा आकर्षक और एंगेजिंग होगा। ठीक है, साथ ही ये प्रमोटेड या ऑर्गेनिक पोस्ट की रैंकिंग को भी प्रभावित करता है, इसलिए जो है दोनों क्या है, सही है और व्याख्या भी कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन इसमें होंगे एआई आर्टिफिशियल से जो पूछे गए हैं, प्लस 20 क्वेश्चन जो है आपके विविध होंगे, तो टोटल 60 क्वेश्चन लगभग हैं। 25 क्वेश्चन विविध है, 65 क्वेश्चन लगभग हैं। तो इत्मीनान से बैठे और इसको जो है देखते चलिए। एआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि एआई का उपयोग वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ये तो पहला कथन हो गया। क्या एआई का उपयोग वित्तीय संस्थान में धोखाधड़ी से पता लगाया जा सकता है। दूसरा, यहाँ पे अगर हम देखें तो दूसरा कथन क्या दिया गया है। दूसरा कथन दिया गया है कि एआई सिस्टम और डीप लर्निंग समानार्थी हैं। ठीक है, क्या एआई सिस्टम और जो डीप लर्निंग है दोनों समानार्थी हैं, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, क्या हैं क्या नहीं है, क्या सही है कि नहीं सही है। ठीक है, अभी देखेंगे। एआई ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभवों को निजीकृत करने में मदद कर सकता है, यानी कि एआई कैन हेल्प टू पर्सनलाइज ऑन शॉपिंग एक्सपीरियंस। तो तीसरा यह हो गया, क्या यह सही है। तो यहाँ पे अगर सही की बात करेंगे तो पहला कथन जो दिया गया है कि संस्थानों में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एआई का उपयोग वित्तीय संस्थानों में किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, सही वाला बताना था। और यहाँ पे अगर हम तीसरा देखें जो दिया गया है कि एआई ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभवों को निजीकृत करने में मदद कर सकता है, तो ये सही है। बाकी ये एआई सिस्टम और डीप लर्निंग दोनों समानार्थी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पहला और तीसरा सिर्फ सही था, तो ए पार्ट इसका बिल्कुल सही है। इस तरीके से तो बीपीओ के पेपर में 2025 में पूछा गया था। अब एआई का उपयोग जो है वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किया जाता है। मशीन लर्निंग और पैटर्न रिकॉग्निशन तकनीकों की मदद से एआई लेनदेन में असामान्य गतिविधियों की पहचान, खरीदारी के आधार पर शॉपिंग अनुभव को पर्सनलाइज करता है। जैसे अमेजन, नेटफ्लिक्स पर सुझाव देना, जो अमेजन या नेटफ्लिक्स पर जो सुझाव दिया जाता है, ठीक है, आगे आपको सजेस्ट किया जाता है कि ये जो चीज़ें हैं जो आपके पिछले वाले जो पैटर्न है उसके अनुसार जो है मशीन लर्निंग के माध्यम से एआई आपको दिखाता है। एआई एक व्यापक क्षेत्र जिसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों आता है। डीप लर्निंग एआई का एक उप समूह के अंतर्गत आता है, इसलिए कथन केवल एक और थर्ड सही है। मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को क्या कहा जाता है। तो मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को ह्यूमनॉइड कहते हैं। यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमनॉइड जो है रोबोट मानव के आकार जैसा दिखने वाला एक रोबोट है जिसे मानव शरीर की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ह्यूमनॉइड रोबोट का सफल नियंत्रण एक आसान काम नहीं, क्योंकि रोबोट का गतिशील मॉडल जटिल है और कई आंतरिक और बाहरी गड़बड़ियों की उपस्थिति रोबोट की क्षमताओं को बहुत प्रभावित कर सकती है। चलिए, एआई एप्लीकेशंस को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर प्रयोग नहीं की जाती है आमतौर पर। तो वो कौन सी भाषा। पाइथन का प्रयोग किया जाता है, लिस्प का प्रयोग करते हैं, पर्ल का इसमें इस्तेमाल नहीं करते, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पर्ल। ठीक है, उपयुक्त दी गई भाषाओं में अगर हम देखें तो पर्ल का उपयोग आमतौर पर एआई के लिए नहीं किया जाता है। बाकी लिस्प, प्रोलॉग, ये दो भाषाएं हैं जिनका व्यापक रूप से एआई के लिए उपयोग किया जाता है, और पाइथन का भी उपयोग एआई में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, बिग डेटा प्रोसेसिंग। अब बिग डेटा प्रोसेसिंग से क्वेश्चन है 11, जो कि क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा के 3V में एक नहीं, 3V में से एक नहीं है, इनमें से कौन सा एक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेराइटी होता है। ठीक है, विजिबिलिटी जो दिया गया है, विजिबिलिटी, वेलोसिटी, वॉल्यूम। तो वेलोसिटी भी होता है, वॉल्यूम होता है, लेकिन विजिबिलिटी इसमें नहीं होता। तो आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से एक कौन सा नहीं होगा, तो विजिबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, बाकी वेराइटी, वेलोसिटी और वॉल्यूम, ये तीनों जो है 3V बिग डेटा के अंतर्गत इसका नाम है। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, इन्हीं तीन विशेषताओं के कारण डेटा को बिग डेटा कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया गया है कि बीपीओ के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, बीपीओ में इस तरीके से क्वेश्चन बना, तो लेखपाल में बिल्कुल संभावना, लेखपाल और लोअर में इसी तरीके से क्वेश्चन, मतलब इससे भी एक लेवल अप बन सकता है क्वेश्चन, तो आपको इस तरीके से पढ़ना होगा। बिग डेटा प्रोसेसिंग में कौन सा डेटा वॉल्यूम उपयोगकर्ता की मांग में अचानक वृद्धि नियंत्रण की क्षमता को संदर्भित करता है। ठीक है, बिग डेटा प्रोसेसिंग में बताना इनमें से कौन सा डेटा है, वॉल्यूम है या फिर उपयोगकर्ता की मांग में अचानक वृद्धि नियंत्रण की क्षमता को संदर्भित करता है, तो वो है स्केलेबिलिटी। कौन सा है, स्केलेबिलिटी हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। बिग डेटा प्रोसेसिंग में स्केलेबिलिटी वो क्षमता है जो किसी सिस्टम या प्रोसेस को बढ़ती हुई डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग को कुशलतापूर्वक संभालने की अनुमति देती है, और यह सुनिश्चित करती है कि सिस्टम को अधिक संसाधनों जैसे कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, नेटवर्क क्षमता के साथ आसानी से बढ़ाया जा सकता है, जिससे प्रदर्शन और कार्य क्षमता प्रभावित न हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में बड़े डेटा सेट को संग्रहित और संसाधित करने के लिए कौन सा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि विच ओपन सोर्स फ्रेमवर्क इज वाइडली यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा अपाचे हडूप। ठीक है, अपाचे हडूप जो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, इसका इस्तेमाल हम बिग डेटा सेट को जो है स्टोर और संसाधित यानी प्रोसेस करने के लिए जो है करा जाता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपाचे हडूप जो होता है ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में बड़े पैमाने पर डेटा को स्टोर और प्रोसेसिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। HDFS की बात करेंगे तो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम इसका पूरा नाम है, और माई प्रोड्यूस जैसे जो होता है घटकों पर यह आधारित होता है अपाचे हडूप, जो बड़े डेटा सेट को वितरित और समानांतर रूप से संसाधित करने में सक्षम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, HDFS में कौन सा घटक डेटा प्रतिकृति का समन्वय करता है और डेटा ब्लॉक की देखरेख करता है। यानी कि इन HDFS व्हिच कंपोनेंट कोऑर्डिनेट्स डेटा रेप्लिकेशन एंड ओवरसीज द डेटा ब्लॉक्स। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, HDFS में कौन सा इसमें घटक है जो कौन सा कंपोनेंट्स है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, नेम नोड। ठीक है, नेम नोड है जो कि क्या करता है, ये प्रतिकृति करता है, डेटा प्रतिकृति, डेटा रेप्लिकेशन और ओवरसीज द डेटा ब्लॉक्स करता है। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेम नोड जो है HDFS यानी कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में मास्टर नोड होता है, जिसमें यह फाइल सिस्टम मेटा डेटा को प्रबंधित फाइलों और ब्लॉक के स्थान की जानकारी शामिल करती है। डेटा नोड को डेटा प्रतिकृति और डेटा ब्लॉक की देखरेख करने के लिए निर्देश देता है। तो ये थोड़ा सा इंटरनल घुस के इस तरीके से क्वेश्चन बना है, तो आपको वहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा डेटा प्रसंस्करण की विश्वसनीयता है, यानी कि व्हिच ऑफ द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा वेरासिटी। ठीक है, वेरासिटी मतलब सत्यता। ये क्या है, बिग डेटा की अगर बात करें तो बिग डेटा के 4 मुख्य पहलुओं में से एक है वेरासिटी, जो डेटा प्रोसेसिंग की विश्वसनीयता और सत्यता को दर्शाता है, जबकि वॉल्यूम डेटा की मात्रा को दर्शाता है, वेग जो है यानी कि वेलोसिटी जो है डेटा प्रसंस्करण की गति को दर्शाता है, और विविधता यानी कि वैरायटी जो है विभिन्न प्रकार के डेटा की मौजूदगी को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया गया है कि पूछा गया था इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 फूड एनालिस्ट में कि एक स्वास्थ्य देखभाल संगठन को विभागों के बीच संवेदनशील रोगी डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करने की जरूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित तरीका है इनमें से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये सुरक्षित तरीका की बात करें, सुरक्षित और अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड रखने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग किया जाता है इसके लिए। तो यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करना। ब्लॉकचेन तकनीक जो है एक विकेंद्रीकृत डिजिटल लेजर प्रणाली होती है जो डेटा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से स्टोर और साझा करने की अनुमति देती है। यह स्वास्थ्य देखभाल संगठन के लिए आदर्श है। ब्लॉकचेन में डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है और यह अपरिवर्तनीय होता है, जो डेटा की सुरक्षा और अखंडता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन तकनीक याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा स्वचालित डेटा प्रतिकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू प्रोवाइड हाई स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक डेटा रेप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सही था यहाँ पे HDFS। ये HDFS के बारे में बात कर रहा है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, HDFS मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है। इसको विशेष रूप से उच्च स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस यानी कि दोष सहनशीलता के लिए डिजाइन किया गया है। यह ऑटोमेटिक डेटा प्रतिकृति के माध्यम से काम करता है, जिसमें डेटा की कई कापियाँ अलग अलग नोड्स पर रखी जाती हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यदि कोई नोड फेल हो जाए तब भी सिस्टम क्या होता है, काम करता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा किस भाषा में लिखा गया है। यह क्वेश्चन आया था, तो वो लिखा गया है जावा में। ठीक है, किस भाषा में, तो जावा लैंग्वेज में लिखा गया। यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा जो है जावा लैंग्वेज में लिखा गया, जिसमें सी में कुल मूल कोड और कमांड लाइन उपयोगकर्ताओं को सेल स्क्रिप्ट के रूप में लिखा गया है। अब डीप लर्निंग से क्वेश्चन, डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग से किस प्रकार क्वेश्चन बने उनको देखते हैं। ठीक है, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन है, बुनियादी मशीन लर्निंग प्रक्रिया में चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द बेसिक मशीन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे बताना था, इस तरीके से क्वेश्चन बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पहले डेटा इनपुट होगा, फिर उसका एब्स्ट्रैक्शन, फिर इसके बाद जनरलाइजेशन। यहाँ पे इसका डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है,
तो मशीन लर्निंग प्रक्रिया में चरणों का सही क्रम की बात करें, सबसे पहले डेटा इनपुट, सबसे पहले डेटा को इकट्ठा करा जाएगा और मॉडल में इनपुट किया जाता है। फिर एब्स्ट्रैक्शन यानी अमूर्तन, इस चरण में डेटा से फीचर्स निकाल कर मॉडल को ट्रेन किया जाता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। फिर आता है सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन, इसमें ट्रेन किया गया मॉडल नए डेटा पर जो है शो करता है और सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन की क्षमता का परीक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार ये तीनों डेटा आपको लर्निंग में मशीन लर्निंग के प्रक्रिया के चरणों में याद रखिएगा, ठीक है, इसी टाइप होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है अगर देखें तो मिलान के लिए है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सुपरवाइज लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, री इन्फॉर्मेंस लर्निंग क्या है और सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या है, ठीक है, इन सभी के बारे में पूछा गया था। यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन में दिया गया था और ये BPO के 2025 के पेपर में पूछा गया। तो आपको सुपरवाइड, अनसुपरवाइड और ये सभी लर्निंग जितने हैं लर्निंग के बारे में जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो लेबल किए गए इनपुट आउटपुट युग्मों से अधिगम जो होता है बनता है, ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग होता है। और अपर्यवेक्षित यानी कि अनसुपरवाइज लर्निंग जो होता है लेबल किए गए डेटा के बिना लर्निंग, ठीक है। सुदृढ़ीकरण लर्निंग यानी कि सेमी सुपरवाइज नहीं होगा, यहाँ पर री इन्फोर्मेंस लर्निंग होगा, ठीक है। सुदृढ़ीकरण मतलब री इन्फोर्समेंट लर्निंग की बात करें तो परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से लर्निंग। और अर्ध जो दिया गया है ये क्या है, सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग में लेबल किए गए और लेबल नहीं किए गए डेटा से लर्निंग करना, तो सेमी सुपरवाइज लर्निंग। तो इस प्रकार ये मिलान करने के लिए आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका कथन और कारण से है। यहाँ पे अब कथन दिया गया है कि सुदृढ़ीकरण सीखने में एजेंट परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से इष्टतम व्यवहार सीखते हैं। और दूसरा है कि कारण इसका है कि सुदृढ़ीकरण सीखने के लिए एल्गोरिदम पूरी तरह से एक प्रशिक्षक द्वारा प्रदान किए गए पर्यवेक्षित लेबल पर निर्भर करते हैं। यानी कि अब कथन की बात करेंगे कि तो सुदृढ़ीकरण मतलब रीइंफोर्समेंट लर्निंग इन्वॉल्व्स एजेंट्स लर्निंग ऑप्टिमल बिहेवियर्स थ्रू ट्रायल एंड एरर, ठीक है। यानी कि रीइंफोर्मेंस जो लर्निंग है ये किसके थ्रू जाता है, ये ट्रायल एंड एरर्स के माध्यम से जो है लर्निंग करता है या सीखता है, सिखाता है। और इसका कारण है क्यों, क्योंकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है एल्गोरिदम रिले सोलरली एंड ऑन सुपरवाइज्ड लेवल प्रोवाइडेड बाय एन इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्याख्या और अब कारण में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभिकथन जो है क्या है, सही है, लेकिन कारण इसका गलत बताया जा रहा है, ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। तो इसलिए और जो पहला वाला अभिकथन मतलब है वो सही है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे अगर हम बात करें रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, तो सीखने में एजेंट परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से यानी कि थ्रू ट्रायल एंड एरर्स के माध्यम से जो है क्या है, सीखता है, लर्निंग होता है। ये तरीका जो है व्यवहार के आधार पर पुरस्कार प्राप्त करने और उनके अनुसार अपने फैसले को संशोधित करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। सुदृढ़ीकरण सीखना यानी कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के एल्गोरिदम पर्यवेक्षित लेवल पर यानी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग पर जो है निर्भर नहीं करता। पर्यवेक्षित मतलब सुपरवाइज्ड लर्निंग पर निर्भर नहीं करता। इसके अलावा यह जो है क्या है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के तहत अनसुपरवाइज्ड सुपरविजन के तहत जो है क्या है, पुरस्कार संकेत यानी रिवार्ड सिग्नल्स के आधार पर काम करता है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग अगर पूछा जाएगा तो उसका कारण में अगर रिवार्ड सिग्नल्स अगर दिया जाए तो उसका जो है सही हो सकता था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा रीइंफोर्समेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो बाय आइडेंटिफाइंग अनयूजुअल पैटर्न्स एंड मोबाइल्स दैट में इंडिकेट साइबर थ्रेट, यानी असामान्य पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करके जो साइबर खतरों को संकेत देते हैं, तो इसका हम लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मशीन लर्निंग का उपयोग जो है क्या है, साइबर सुरक्षा में मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बड़े डेटा सेट में असामान्य गतिविधि और पैटर्न की पहचान कर सकता है जो संभावित हमलों या खतरों के संकेत हो सकता है। यह पारंपरिक नियम आधारित प्रणालियों से अधिक लचीला और अनुकूल होता है। इसका उपयोग फिशिंग हमला, फिशिंग अटैक, मैलवेयर गतिविधियाँ हो गई, DDoS अटैक हो गया, इसका पता लगाने में भी किया जाता है। चलिए, ट्रांसफर लर्निंग के संदर्भ में किसी पूर्व प्रशिक्षित मॉडल को किसी नए संबंधित कार्य के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है फाइन ट्यूनिंग करना। क्या कहना, फाइन ट्यूनिंग करना। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफर लर्निंग क्या, ट्रांसफर लर्निंग में जो होता है फाइन ट्यूनिंग का मतलब हो जाता है किसी नए संबंधित कार्य से पहले प्रशिक्षित मॉडल को अनुकूलित करने की प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं फाइन ट्यूनिंग करना। इसमें एक मॉडल शामिल होता है जिसे एक बड़े सामान्य डेटा सेट पर प्रशिक्षित करते हैं और फिर इसे एक छोटे कार्य विशिष्ट डेटा सेट पर आगे जो है फाइन ट्यूनिंग यानी प्रशिक्षित किया जाता है।
यह मॉडल को अपने सीखने के लिए फीचर्स को नए कार्य के लिए बेहतर ढंग से समायोजित करने की अनुमति देता है, जिससे मूल परीक्षण से प्राप्त ज्ञान का लाभ उठाते हुए प्रदर्शन में सुधार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 में, तो पहला दिया गया मशीन लर्निंग का उपयोग केवल कंप्यूटर विजन कार्यों में किया जाता है, जो कि गलत है। मशीन लर्निंग एआई का एक उप समूह, ये सही है। ठीक है, एक एआई का एक समूह, तो यही सही जगह सत्य वाला कथन बताना था, बाकी सारे गलत हैं, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मशीन लर्निंग जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उप क्षेत्र है, उप समूह जो कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए गए बिना डेटा को सीखने और अनुभव के आधार पर अपने प्रदर्शन में सुधार करने की अनुमति देता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेटा में पैटर्न और संबंध ढूंढते हैं और फिर उन पैटर्नों का उपयोग नए डेटा पर भविष्यवाणी निर्णय के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए किस ढांचे यानी कि फ्रेमवर्क का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं टेंसर फ्लो। ठीक है, टेंसर फ्लो याद रखिएगा। टेंसर फ्लो जो है मशीन लर्निंग मॉडल को विकसित करने के लिए टेंसर फ्लो मॉडल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टेंसर फ्लो की अगर बात करेंगे तो गूगल द्वारा विकसित है, ये याद रखिएगा। एक ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है टेंसर फ्लो। ठीक है, जो विशेष रूप से डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क के लिए विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, डिजिटल वित्तीय समीक्षाओं के भाव विश्लेषण में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण कार्यों के लिए कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल सबसे प्रभावी है। इनमें से विच मशीन लर्निंग मॉडल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी और टास्क इन सेंटिमेंट्स एनालिसिस ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल रिव्यू। 26 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क जो है LSTM नेटवर्क है, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये मॉडल सबसे इस्तेमाल करा जाता है, तो डी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, डिजिटल वित्तीय जो समीक्षाओं के भाव विश्लेषण के लिए प्रभावी मशीन लर्निंग मॉडल LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, जो क्रमबद्ध डेटा को अच्छे से सीखता है और समझने के लिए सक्षम हो, क्योंकि समीक्षाएं आमतौर पर पाठ्य डेटा तथा शब्दों के अनुक्रम का विश्लेषण करती हैं। अगला प्रश्न, मशीन लर्निंग में क्या शामिल है जो सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है, तो एल्गोरिदम शामिल होता है, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए के मीन्स एल्गोरिदम किस प्रकार का एल्गोरिदम है, तो के मीन्स एल्गोरिदम जो पूछा जाएगा तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंतर्गत आता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में अंतर क्या है ये बताना यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में अंतर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सुपरवाइज्ड लर्निंग जो होता है यूज होता है लेबल डाटा, वाइल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है यूज करता है अनलेबल डाटा, तो यही आंसर इसका हो जाएगा, ये मुख्य अंतर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे स्टेटमेंट अबाउट मशीन लर्निंग आर ट्रू। मशीन लर्निंग के बारे में कौन सा कथन सही है, और इस तरीके से आपके सामने कथन दिया गया है। पहला कथन है सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए लेबल किए गए डेटा की आवश्यकता होती है। दूसरा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बिना लेबल के पैटर्न की पहचान करती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम तीसरा की बात करेंगे तो तीसरा दिया गया है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में पुरस्कार या दंड के माध्यम से प्रतिपुष्टि शामिल होती है। चौथा दिया गया सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग का उपयोग केवल बड़े लेबल वाले डेटा सेट के लिए किया जाता है। अब इनमें से कौन सा मशीन लर्निंग के बारे में कथन सही था। सही कथन की बात करेंगे तो 1, 2 और 3 ये तीनों सही, लेकिन चौथा इसमें सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में दिया गया जो केवल यूज्ड ओनली फॉर ए लार्ज लेबल डाटा सेट, तो गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है, यानी कि पहला सी पार्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है बिना किसी लेबल के पैटर्न की पहचान करता है, यानी यह डेटा में छिपे हुए संबंधों को खोजने का प्रयास करता है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक एजेंट को पुरस्कार या दंड के माध्यम से फीडबैक मिलता है, जिससे वो अपने निर्णय को बेहतर बनाता है। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग बड़े लेवल वाले डेटा सेट तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसका उपयोग छोटे लेवल वाले डेटा और बड़े अनलेबल डेटा के संयोजन के लिए भी किया जाता है। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्वेश्चन देखेंगे। IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि IoT का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स याद रखिएगा, ये आर्किटेक्चर IoT आर्किटेक्चर में IoT गेटवे मुख्य रूप से और क्लाउड के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। इनमें से यहाँ पे भरना था। ठीक है, ठीक है, किस क्लाउड सेतु के बीच कार्य करता है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट सेंसर क्लाउड। ठीक है, सेंसर एंड द क्लाउड के बीच, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। IoT आर्किटेक्चर में IoT गेटवे सेंसर अथवा डिवाइस और क्लाउड के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो सेंसर मेन हो जाएगा IoT में। गेटवे जो है सेंसर से डेटा जो है एकत्र करता है और उन्हें जो है प्रोसेस करता है, फिर उस डेटा को आगे विश्लेषण और स्टोरेज के लिए जो है क्लाउड पर भेज देता है।
यह विभिन्न डिवाइस को एक एकीकृत नेटवर्क से जोड़ने और उन्हें उनके प्रोटोकॉल के बीच अनुवाद करने में भी मदद करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के डिवाइस एक दूसरे से संवाद कर पाते हैं। चलिए ये देखिए, इस क्वेश्चन आया था प्रवर्तन कांस्टेबल में IoT का फुल फॉर्म। IoT के पहले भी एक आई है, यानी कि IIoT है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 32 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स को IIoT कहते हैं, यहाँ पे आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कि एक तकनीक, ये तकनीक जो है औद्योगिक क्षेत्र में इंटरनेट से जुड़े डिवाइस सेंसर का उपयोग करके मशीनों को प्रोसेस और स्मार्ट और ऑटोमेटेड बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा संचारित करने के लिए ब्लूटूथ मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है? इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? तो वो ब्लूटूथ जो होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स का इस्तेमाल करता है, RF वेव। तो आंसर ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए, ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर काम करता है, भी याद रखिएगा। जो RF स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, ये कम दूरी के लिए वायरलेस डेटा ट्रांसफर की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी संचार तकनीक अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, जो इसे IoT अनुप्रयोगों में लोकप्रिय बनाती है? वो कौन सी तकनीक है? यह क्वेश्चन आया था स्टोर कीपर 2025 के पेपर में। तो वो है लोरा वेन, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा लोरा वेन। अब इसके बारे में आगे देख लेते हैं। लोरा वेन मतलब लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है, जो विशेष रूप से कम बिजली की खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन किया गया है। यह विशेषताएं इसे IoT अनुप्रयोग जैसे स्मार्ट कृषि, पर्यावरण निगरानी, एसेट ट्रैकिंग के लिए आदर्श मानी जाती है, जहां उपकरणों को लंबी दूरी पर डेटा ट्रांसमिट करते हुए लंबे समय तक बैटरी पर चलने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर मुख्य रूप से स्मार्टफोन में रोटेशन और कोणीय वेग का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे गेमिंग और संवर्धित वास्तविकता यानी ऑगमेंटेड रियलिटी अनुप्रयोगों को बढ़ाया जा सके। तो कौन सा सेंसर इस्तेमाल करता है इसमें से, जो कि स्मार्टफोन में इस्तेमाल होता है रोटेशन के लिए? 35 के अगर आंसर की बात करेंगे तो वो है जायरोस्कोप, ठीक है। क्या है? जायरोस्कोप, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। जायरोस्कोप क्या करता है? ये सेंसर मुख्य रूप से स्मार्टफोन में रोटेशन और कोणीय वेग का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह सेंसर गेमिंग और ऑगमेंटेड रियलिटी AR जिसको कहते हैं और अन्य मोशन सेंसिटिव एप्लीकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि प्रॉक्सिमिटी जो है सेंसर फोन और उपयोगकर्ता के बीच की दूरी को पहचानता है। क्वेश्चन नंबर 36, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संदर्भ में RFID का अर्थ क्या है? ठीक है, RFID का अर्थ बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका अर्थ? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे इसका ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। RFID का पूर्ण रूप क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो कि एक तकनीक है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं या व्यक्तियों की पहचान और ट्रैकिंग करने में मदद करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा IoT प्लेटफॉर्म अमेजन द्वारा प्रदान किया गया है? अब बहुत सारी कंपनियां अपनी अपनी IoT प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं, तो इसमें से अमेजन के द्वारा प्रदान किया गया जो प्लेटफॉर्म का नाम है AWS IoT कोर, ठीक है। यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन है, जो कि अमेजन के द्वारा प्रदान किया गया है। IoT कोर जो है अमेजन वेब सर्विसेज यानी कि AWS जो कहते हैं, ये अमेजन के द्वारा प्रदान किया गया एक IoT प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस को क्लाउड से सुरक्षित रूप से कनेक्ट करने और डेटा प्रोसेसिंग करने में मदद के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं? इनमें से फिटनेस ट्रैकर क्या IoT का उदाहरण है? तो बिल्कुल है, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट थर्मोस्टेट, तो ये हो जाएगा। लेकिन बी ऑप्शन जो डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये आपका IoT का डिवाइस का उदाहरण नहीं होगा। तो बी पार्ट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है IoT का ना होता नहीं है, बाकी सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT डिवाइस में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर देखा जाए तो IoT डिवाइस में ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन जो होगा वो लास्ट चैप्टर से होगा, चैप्टर नंबर 16, जो कि विविध क्वेश्चन कुछ हैं, जो कि देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं। इसमें लगभग 25 क्वेश्चन है, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, शहरी जीवन और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार की कौन सी पहल AI, IoT और बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है? इनमें से तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए इस्तेमाल किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न में मिलाना था उसका एल्गोरिदम और प्राथमिक उद्देश्य, जैसे डिजक्स्टर का एल्गोरिदम हो गया, AES क्या है, क्विक सॉर्ट है, और पेज रैंक। तो इन सभी शब्दावलियों को आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसमें मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। अब मिलान देखें तो एल्गोरिदम का नाम है डिजक्स्टर एल्गोरिदम। तो ये क्या है? ग्राफ में एक छोटा पथ जो है ढूंढता है,
AES जो है डेटा का सुरक्षित रूप से एनक्रिप्ट करता है। क्विक सार्ट जो है डेटा को कुशलतापूर्वक सार्ट करता है। पेज रैंक जो है प्रासंगिकता के आधार पर वेब पेज को रैंक करता है। क्वेश्चन नंबर 3, कथन और कारण से दिया गया है। कथन है एरे एक डेटा प्रकार है जो कई सजातीय डेटा तत्वों को स्टोर कर सकता है। और कारण कथन और कारण है, यहाँ पे कारण होना चाहिए, रीजन। एरे के तत्वों को इंडेक्स 0 से शुरू करके इंडेक्स तरीके से संग्रहित किया जाता है। अब इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये जूनियर एनालिस्ट ड्रग में 2025 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। तो यहाँ पे इसके लिए सी पार्ट, कथन और कारण दोनों सही है परंतु जो है व्याख्या नहीं है सही। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। एरे जो है एक डेटा टाइप जो एक ही प्रकार के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एरे इंडेक्शन 0 से शुरू होता है, इसलिए इससे पहले एलिमेंट्स का इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे दिया गया है कि प्रारंभिक प्रोग्रामिंग भाषाओं ने आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रतिमानों के लिए आधार तैयार किया। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के विकास के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या सही है, यहाँ पे बी आपसे जो हो जाएगा। डेटा एनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलरिटी जो है ये क्या है आपका आंसर, यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट है इसके लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब OOP जिसको कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है वास्तविक दुनिया की इकाइयों को प्रोग्रामिंग में मॉडल करना होता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में डेटा एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मॉड्यूलरिटी आदि सम्मिलित होता है। इनमें से डेटा एनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलरिटी जो है विशेष रूप से OOP से जुड़ी हुई हैं क्योंकि वे डेटा को सुरक्षित और संरचित रूप से जो है रखने में मदद करती हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से ऑब्जेक्ट को संदर्भित करते हैं जो कि अपने संचालन के पीछे अपनी विशेषताएं छिपाए रखता है, तो वो होता है इनकैप्सुलेशन। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसका मतलब रन टाइम पर संदेश संलग्न करना है, तो सी पार्ट हो जाएगा डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग को क्या होता है, रन टाइम पर जो है मैसेज को संलग्न करना, अटैच करना। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों के लिए जो है 9 श्रेणियों में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। तो वो है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। आंसर यहाँ पे डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका नाम क्लास नाम के समान होना चाहिए, यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर सी पार्ट से कंस्ट्रक्टर का नाम, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का नाम यहाँ पे सी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर एक विशेष मेथड है जिसका उपयोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं। जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। इसका उपयोग ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स के लिए जो है इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका वही नाम है जो उस क्लास का है जिसमें वो रहता है। निम्नलिखित में से किसे ओवरलोड किया जा सकता है, तो फंक्शन को ओवरलोड किया जा सकता है। यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन यानी प्रोग्रामिंग भाषा इसमें से नहीं होगी, तो पर्ल होता है, रूबी भी होती है, पाइथन भी होता है, सी कोई लैंग्वेज नहीं, C++ लैंग्वेज होता है, ठीक है। जो सी क्या है, एक प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पर्ल रूबी पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इन दोनों में ये अंतर है, ये याद रखिएगा। वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है, तो ये IBM का है। आंसर यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वाटसन सुपर कंप्यूटर जो था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा बनाया गया था और यह सुपर कंप्यूटर लोगों के इमोशन को समझ लेता है। इस सुपर कंप्यूटर का नाम IBM के संस्थापक थॉमस जे वाटसन के नाम पर रखा गया है। कंप्यूटर शब्दावली में PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। आंसर यहाँ पे डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एडोब नामक सॉफ्टवेयर के द्वारा विकसित किया गया है, सॉफ्टवेयर कंपनी जो है एडोब है उसके द्वारा विकसित किया गया है। जुलाई 2019 में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्रदान करने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया है ई-कोर यात्रा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होगी, तो C++ होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सी भी है, सी हैशटैग है, C@@ नहीं होता, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने लापता प्रत्यक्ष बच्चों का पता लगाने और उन पर निगरानी रखने के लिए भारत में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसे क्या कहा जाता है, तो इसका नाम है रीयूनाइट। यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो ओरेकल
RDBMS जो है क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, टैली जो है अकाउंटिंग प्रोग्राम है। प्रथम मोबाइल और ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन जो है इसका उद्घाटन जो हुआ है ये हुआ है नोएडा में, उत्तर प्रदेश के, तो आंसर यहाँ पे डी पार्ट बिल्कुल राइट है। 29 जुलाई 2018 को हुआ था। अब एक करंट अफेयर से क्वेश्चन था, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। तो भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना आरंभ की है? ट्विटर सेवा योजना प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा, तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 सितंबर 2016 को ये प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मोबाइल सेवा प्रारंभ कब किया गया था? भारत में प्रथम मोबाइल सेवा का प्रारंभ हुआ था मोदी टेल्स्ट्रा में। ठीक है, तो मोदी टेल्स्ट्रा ने किया है, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन है। भारत में प्रथम मोबाइल सेवा मोदी टेल्स्ट्रा कंपनी के द्वारा प्रारंभ किया गया। 31 जुलाई 1995 को पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने तत्कालीन नरसिम्हा राव की सरकार में टेलीकॉम मंत्री सुखराम को मोबाइल कॉल करके इसकी शुरुआत की थी। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है इनमें से? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोबोल होता है, ठीक है, फोर्ट्रॉन भी होता है, पास्कल भी होता है। लोटस जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो आंसर डी ऑप्शन है। लोटस क्या है? एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है इसमें से? तो वो लैंग्वेज का नाम क्या है? तो उसका नाम है एडा। आंसर यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, एडा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त है, यहाँ पे एडा हो जाएगा राइट आंसर। एक सामान्य त्रुटि का पता लगाने का कोड CRC का फुल फॉर्म क्या है? CRC का फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। आंसर यहाँ पे सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कोबोल जो है ये इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो फुल फॉर्म से पता चलता है व्यावसायिक कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए कौन सा भाषा का प्रयोग करते हैं? जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए फोर्ट्रान का फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है, फोर्ट्रान लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास विश्व की सर्वप्रथम 1950 में JW बेकस ने किया था। फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का विकास फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका प्रयोग जटिल वैज्ञानिक गणना और अंकगणितीय गणनाओं के लिए किया जाता है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्कस वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और आज का यही वीडियो एंड होता है। ठीक है, अब आगे जो हम शुरुआत करेंगे वो होगा अपना उत्तर प्रदेश। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में, तब तक के लिए थैंक यू।